हम तो नरेंद्र मोदी को कहते थे कि उन्होंने किसानों की मौत होने दी और कुछ नहीं किया। पंजाब के किसानों ने क्या गलती करी थी? एक सरकार चुनी थी, आपने पंजाब के किसानों को अपने घर बुलवाया, वहां पर उनको अरेस्ट करा दिया, उनके जो ट्रैक्टर ट्रॉली सब थे उसको गिरफ्त में ले लिया। ये धोखा कोई कैसे कर सकता है? क्या पंजाब की जो इतनी जनता है, पंजाब के जो इतने कर्मठ लोग हैं, इतने मेहनती लोग हैं, क्या आपके पास लोग नहीं है वहां पर भरने के लिए? आपको बाहर से क्यों लाना पड़ रहा है? तो गल आउंदी है पंजाब दी पॉलिटिक्स दी, इहनूं तुसीं देश दी पॉलिटिक्स नालों वखरे तौर ते देखदे हो जां कोई बहुता फर्क नहीं नजर आउंदा? पंजाब में भी हमने बड़े बड़े दावे सुने थे, बहुत बड़े बड़े वादे किए गए थे पंजाब से। आज क्या हुआ? 3 साल सरकार को होने को आ गए, आज वो मुद्दे कहां पर हैं? आज पंजाब में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठप है। असलियत यह है कि हम लुधियाना में, जो पंजाब की इंडस्ट्रियल कैपिटल कही जाती है, वहाँ पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर ठप है। यहाँ पे व्यवसाय या कारोबारियों या बिजनेसमैन या कॉरपोरेट्स को प्राइवेट सिक्योरिटी लेके चलना पड़ रहा है। तो दिल्ली की तरह बोला जाता था एक फर्जी मॉडल कि हम मॉडल स्कूल बनाएंगे, हम शिक्षा बदल देंगे। आज क्या है? आज अस्पताल में डॉक्टर नहीं है और स्कूल में मास्टर नहीं है। ये असलियत है पंजाब की कि हम 1000 रुपये देंगे महिलाओं को। करीब 1.25 करोड़ महिलाएं उसका अभी तक इंतज़ार कर रही हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार जो है वो एक व्यक्ति के हिसाब से चलती है, वो अरविंद केजरीवाल जी हैं। अब ये जो चुनाव भी हो रहा है, अगर आप देखिए, राज्यसभा के सांसद को लड़ाना सिर्फ इसलिए है क्योंकि अगर वो जीत गए तो वो राज्यसभा पहुंच जाएंगे। ऐसा होगा नहीं क्योंकि वो जीत नहीं रहे। आपने कहा मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे, आपने सिविल हॉस्पिटल से लोगों को वहाँ शिफ्ट करा दिया। कि कांग्रेस पार्टी ने लंबा समा पंजाब च कीता, कहंदे च माफिया किसी तरह का वधिया। कांग्रेस पार्टी ने भी लुट्टिया बहुत पंजाब नूं। नशा खत्म करने की गल कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सौं खा के की। जब मैं पंजाब आती हूँ या जब पंजाब की बात होती है, पिछले 3 सालों में एक नई तारीख मिलती है। इस तारीख तक हम पंजाब को नशा विरुद्ध कर देंगे। सरकार आपकी है, 3 साल से आप सरकार चला रहे हैं। 3 साल में आपने कितनी तारीखें दी हैं पंजाब को नशा मुक्त करने के लिए? असलियत यह है कि अब ड्रग का कारोबार घर घर तक पहुंच रहा है। वे कि एक काम पिछलिया ने कीता सी, उदों तुहानूं की लगदा उन्हां दी दलील च दम नहीं है? कि जनता ने जिताया है आपको, जनता ने पूर्ण बहुमत दिया, आप किसी पर निर्भर नहीं है। चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, उनके हर काम के लिए नेहरू जिम्मेदार है और इनके हर काम के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। फिर आप क्यों है? फिर कांग्रेस ही सब संभाल लेगी। साडे देश दी पॉलिटिक्स किस पासे नूं जा रही है और किहड़े मुद्दे ते गल होनी चाहिए है? दरअसल देश दी तरक्की दे लई एजेंडा की होवे, इस उत्ते तां खूब चर्चा हुंदी है, पर पंजाब दी पॉलिटिक्स काफ़ी कुछ निर्धारित करदी है। अजकल जिमनी चोण दे माहौल दे विच लुधियाणे विच काफ़ी कुछ आ रहा है और इस सारे मसले नूं लैके असीं गलबात करांगे। कांग्रेस पार्टी दे नैशनल स्पोक्सपर्सन, चेयरपर्सन सोशल मीडिया दे, वो साडे नाल बैठे ने। उन्होंने लंबा समा खुद भी जर्नलिज्म के फील्ड में काम किया है। सुप्रिया श्रीनेत जी वो साडे नाल ने, उन्हां असीं गलबात करांगे क्योंकि समझते हैं करंट सिचुएशन सिनैरियो जो पॉलिटिक्स का, इंडिया पॉलिटिक्स का चल रहा है। मैम सब तो पहला तुहाडा पंजाब च स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। सत श्री अकाल आपको और आपके सब व्यूअर्स को। जी मैम तुहाडे तो मैं यही जानना चाहांगा सब तो पहला तो, जिवें नैशनल पॉलिटिक्स दे एजेंडा कुछ होर हुंदा, उत्थे होर तरह की पॉलिटिक्स है। तुहानूं नैशनल चैनल्स दे उत्ते असीं देखिया कि तुसीं अपने विरोधियों नूं किवें घेरदे हो, किहड़े मुद्दिआं ते। पर जदों गल आउंदी है पंजाब दी पॉलिटिक्स दी, इहनूं तुसीं देश दी पॉलिटिक्स नालों वखरे तौर ते देखदे हो जां कोई बहुता फर्क नहीं नजर आउंदा? देखिए, चाहे वो नेशनल पॉलिटिक्स हो या पंजाब की पॉलिटिक्स हो, पॉलिटिक्स क्या है? पॉलिटिक्स एक तरीका है लोगों के मुद्दे उठाने का। वो मुद्दे क्या होने चाहिए? आप नौकरी करते हैं, आप घर जाते हैं, आपके बच्चे होंगे या आपके माता पिता होंगे, आपके मुद्दे हैं स्वास्थ्य, आपका मुद्दा है शिक्षा, आपका मुद्दा है कि कैसे आपकी नौकरी चलती रहे, आपके आने वाले लोगों की नौकरी लगे, व्यवसाय हो। तो शिक्षा मुद्दा है, स्वास्थ्य मुद्दा है, सुरक्षा मुद्दा है, लॉ एंड ऑर्डर मुद्दा है। ये सारे मुद्दे देश में भी हैं। ये अलग बात है कि देश की सरकार जो है, केंद्र की सरकार, वो इन मुद्दों से भटकाना चाहती है क्योंकि वो सारे उस पर फेल है। लेकिन अगर आप पंजाब की भी बात करिए तो पंजाब में भी हमने बड़े बड़े दावे सुने थे, बहुत बड़े बड़े वादे किए गए थे पंजाब से। आज क्या हुआ? 3 साल सरकार को होने को आ गए, आज वो मुद्दे कहां पर हैं? आज पंजाब में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठप है। असलियत यह है कि हम लुधियाना में, जो पंजाब की इंडस्ट्रियल कैपिटल कही जाती है, वहां पर बैठे हुए हैं। यहां पर लॉ एंड ऑर्डर ठप है। यहां पे व्यवसाय या कारोबारियों या बिजनेसमैन या कॉरपोरेट्स को प्राइवेट सिक्योरिटी लेके चलना पड़ रहा है। आप जब पंजाब की सरकार बनी थी तो दिल्ली की तरह बोला जाता था एक फर्जी मॉडल कि हम मॉडल स्कूल बनाएंगे, हम शिक्षा बदल देंगे। आज क्या
अच्छा है, आज अस्पताल में डॉक्टर नहीं है और स्कूल में मास्टर नहीं है, ये असलियत है पंजाब की। आज पंजाब की ये असलियत है कि आपने एक बहुत बड़ा वादा किया था कि हम 1,000 रुपए देंगे महिलाओं को, करीब 1.25 करोड़ महिलाएं उसका अभी तक इंतजार कर रही हैं। असलियत ये है कि पंजाब का जो डेट है, जो कर्ज है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। करीब 1.25 लाख 1.5 लाख करोड़ के बीच में सरकार ने अकेले 3 साल में कर्ज ले लिया है। पंजाब के किसान को छला गया। हम तो नरेंद्र मोदी को कहते थे कि उन्होंने किसानों की मौत होने दी और कुछ नहीं किया। पंजाब के किसानों ने क्या गलती करी थी? एक सरकार चुनी थी, आपने पंजाब के किसानों को अपने घर बुलवाया, वहां पर उनको अरेस्ट करा दिया, उनके जो ट्रैक्टर ट्रॉली सब थे उसको गिरफ्त में ले लिया। ये धोखा कोई कैसे कर सकता है? तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह का एक फर्जी मॉडल दिल्ली में 2 बार चल गया था, उसको ही फॉलो करके पंजाब के लोगों ने शायद ये भरोसा किया होगा, लेकिन उनका भरोसा टूटा है। और आज असलियत यह है कि पंजाब के जो बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड्स हैं, इंडस्ट्रियल बोर्ड हो गया, पोल्यूशन बोर्ड हो गया, उसमें बाहर से आप लोग उसमें आप यूपी के लोग लाके बिठा रहे हैं, उसमें आप दिल्ली के लोग लाके बिठा रहे हैं। क्या पंजाब की जो इतनी जनता है, पंजाब के जो इतने कर्मठ लोग हैं, इतने मेहनती लोग हैं, क्या आपके पास लोग नहीं है वहां पर भरने के लिए? आपको बाहर से क्यों लाना पड़ रहा है? तो आम आदमी पार्टी की सरकार जो है वो एक व्यक्ति के हिसाब से चलती है, वो अरविंद केजरीवाल जी हैं। अब ये जो चुनाव भी हो रहा है, अगर आप देखिए, राज्यसभा के सांसद को लड़ाना सिर्फ इसलिए है क्योंकि अगर वो जीत गए तो वो राज्यसभा पहुंच जाएंगे। ऐसा होगा नहीं क्योंकि वो जीत नहीं रहे। तो मेरा अपना मानना है कि पंजाब के लोगों से जो वादा किया गया था, शिक्षा पे किया गया था, स्वास्थ्य पे किया गया था, आपने कहा मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे, आपने सिविल हॉस्पिटल से लोगों को वहां शिफ्ट करा दिया। मोहल्ला क्लिनिक चल नहीं रही है, अब आपकी और सेंटर की लड़ाई चल रही है। वो मोहल्ला क्लिनिक अब आरोग्य केंद्र बनने वाला है। तो मेरा अपना मानना है कि इस तरह से पंजाब की जनता को जो छला गया है, जनता ने बहुत खड़े होकर लोकसभा में अपना एकमत होकर हमें जिताया है बड़े पैमाने पर। और मुझे लगता है कि जनता समझ चुकी है, 3 साल के फर्जी दावे, किताबी वादे समझ चुकी है और जनता परिवर्तन के मूड में। देखिए और मैं अंतिम बात कह के अपनी ये बात खत्म करूंगी, किसी भी प्रदेश में अगर विकास होना है, अगर शिक्षा की बात होनी है, अगर स्वास्थ्य की बात होनी है, अगर कारोबार की बात होनी है, उद्योग की बात होनी है, उसकी पहली शर्त होती है वो प्रदेश कितना सुरक्षित है, वहां पर लॉ एंड ऑर्डर कैसा है। एंड पंजाब का लॉ एंड ऑर्डर टोटली कोलैप्स्ड अंडर द प्रेजेंट सीएम। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜੜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਕਰ ਗਏ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ 'ਚ ਮਾਫੀਆ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਧਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਲੁੱਟਿਆ ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਮਾਫੀਆ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਯੁੱਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। जब मैं पंजाब आती हूं या जब पंजाब की बात होती है पिछले 3 सालों में, एक नई तारीख मिलती है। इस तारीख तक हम पंजाब को नशा विरुद्ध कर देंगे। सरकार आपकी है, 3 साल से आप सरकार चला रहे हैं। आप दिल्ली में भी सरकार पे काबिज थे। ये अलग बात है कि आपके यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो कठपुतली हैं, सरकार आपके लोग वहां दिल्ली से चलाने की कोशिश कर रहे थे। 3 साल से आप सत्ता में, 3 साल में आपने कितनी तारीखें दी हैं पंजाब को नशा मुक्त करने के लिए? असलियत यह है कि अब ड्रग का कारोबार घर घर तक पहुंच रहा है। अब छोटे छोटे बच्चों को घर पे ड्रग डिलीवर हो रही है। तो ये कैसे माना जा सकता है? ये कैसे कबूल हो सकता है? ये कतई कबूल नहीं हो सकता, ये कतई बर्दाश्त नहीं हो सकता। पंजाब में ड्रग्स की एक बड़ी प्रॉब्लम है, हम सबको उसको साथ में मिलकर खत्म करना है। लेकिन सरकार की एक प्रतिबद्धता होनी चाहिए, सरकार की एक ईमानदारी होनी चाहिए। वो ईमानदारी नहीं है सरकार में। हर बार एक नई डेट आप लाते हैं, हर बार एक नया उसको स्लोगन दे के लॉन्च करते हैं। ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਚਾਹੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਚਾਹੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਪਿਛਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ 'ਚ ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰ ਗਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ? कैसे दम है? आपको जनता ने जिताया है, आपको जनता ने पूर्ण बहुमत दिया, आप किसी पर निर्भर नहीं है। चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, उनके हर काम के लिए नेहरू जिम्मेदार है और इनके हर काम के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। फिर आप क्यों है? फिर कांग्रेस ही सब संभाल लेगी। मेरा अपना मानना है कि ये कमजोर और कायर लोग होते हैं, डरपोक लोग होते हैं, जो खुद कुछ नहीं कर पाते हैं, जिन्होंने बड़े बड़े दावे और वादे किए होते हैं, जब वो पूरे नहीं हो पाते तो वो पहले वाली सरकारों को ब्लेम करते हैं। जनता ने आपको फ्रैक्चर्ड मैंडेट नहीं दिया है, जनता ने आपको पूर्ण बहुमत दिया है, आपको पूरी ताकत दी है, पूरी शक्ति दी। आप मुझे बताइए कि पिछले 3 सालों में पंजाब में ऐसा एक काम हुआ हो जिससे पंजाब की तकदीर, तस्वीर, पंजाब की सूरत बदल जाए? क्या काम हुआ है? बड़ी बड़ी बातें हुई हैं। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ 50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ।
आपको अगर लग रहा है पंजाब में सबके पास नौकरी है तो मैं मान जाऊंगी। मुझे ऐसा लगता है आज हमारे राज्यों की, पंजाब की, बाकी राज्यों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बेरोजगारी है। और एक बात मैं यहां पर जरूर कहूंगी, बेरोजगारी के साथ साथ जिस तरह से ड्रग्स की समस्या से पंजाब जूझ रहा है, और बेरोजगारी के साथ साथ एक जो बहुत बड़ा रोजगार हमारे देश में देता है वो है एग्रीकल्चर, वो है किसान, वो है कृषि। और खेती कर रहे किसानों को जिस तरह से पंजाब की सरकार ने धोखा दिया है वो अपने आप सामने। आप रोजगार की बात करते हैं, हम लुधियाना में बैठे, लुधियाना इंडस्ट्रियल कैपिटल एक जमाने में हिंदुस्तान की कहा जाता था, पंजाब की इंडस्ट्रियल कैपिटल कही जाती है। लगातार फिरौती आती है लोगों को। अभी मैं पढ़ रही थी अमृतसर के एक छोटे से कस्बे में 2 बार फिरौती की कॉल आई, कारोबारी को मार डाला गया। आप क्या रोजगार दे, अगर आप सुरक्षा नहीं कर सकते, अगर आप सेफ्टी नहीं कर सकते, अगर आप कारोबार चलाने की अहमियत नहीं रख सकते। 3 साल बाद एक नया शगुफा छोड़ा है आम आदमी पार्टी की सरकार ने, हम उद्योग क्रांति लाएंगे। आप शिक्षा क्रांति लाए, उसमें फुस पटाखा निकल गए। आप स्वास्थ्य क्रांति लाने वाले थे, उसमें आपका पूरा पता चल गया कि आपने सिर्फ अपनी तस्वीरें पेंट कर दी। मिलेनियम स्कूल बनाने चले थे, वो भी सबको पता चल गया कि कुछ ऐसा आपने नहीं किया। अब आपने एक नया शगुफा, एक नया बलून, एक नया गुब्बारा छोड़ा है, हम उद्योग क्रांति लाएंगे। जो उद्योग अभी हैं पहले उनको सुरक्षित कीजिए। आज असलियत यह है कि लुधियाना में एक भी बड़ा कारोबारी बिना प्राइवेट सिक्योरिटी के नहीं चल पा रहा है। क्यों उसको प्राइवेट सिक्योरिटी लगानी पड़ रही, किस बात का डर है? ये इस बात का जवाब देना चाहिए। ਅਸਪ੍ਰਿਆ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਨੀਅਤ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਲਾਈਅੰਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਜਾਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ है? नहीं, हमारा अलायंस लोकसभा चुनाव के लिए था और उसके लोकसभा चुनाव के लिए हमारा मकसद बिल्कुल अलग था। लोकसभा चुनाव के लिए हमारा जो मकसद था वो था बीजेपी को रोकना, वो था बीजेपी को के नंबर कम करना। और हमने किए। वो 400 पार का दावा करते थे, संविधान बदलने की बात करते थे, हमने किए। हमने उनको लाकर 240 पर खड़ा कर दिया। और मुझे ऐसा लगता है कि एक बड़ी कॉज के लिए कभी कभी मन मारना पड़ता है, कभी कभी थोड़ा बड़ा जिगर दिखाना पड़ता है। लेकिन हमारा आम आदमी पार्टी से न यहां न दिल्ली में कोई पैक्ट है। जहां पर जनता की आवाज आएगी हम वहां पर पैक्ट करते हैं। जनता की आवाज लोकसभा चुनाव में थी कि आप एक साथ मिलकर लड़िए, हम मिलकर लड़े। लेकिन जनता की आवाज पंजाब में, जनता की आवाज दिल्ली में बिल्कुल ऐसी नहीं है। आम आदमी पार्टी बहुत जगह हमारे खिलाफ चुनाव लड़ने गई। हरियाणा में लड़ी, गोवा में लड़ी, उत्तराखंड में लड़ी, यूपी में लड़ी, राजस्थान में लड़ी, तमाम जगह लड़ी। क्या हश्र हुआ आम आदमी पार्टी का? आम आदमी पार्टी बातें बहुत बड़ी बड़ी करता है, उनसे प्लानिंग सीखनी चाहिए। जो 91 करोड़ एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा होता था पहले, वो 791 करोड़ खर्चा हो रहा है। तो हर जगह जब आपको अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान दिखेंगे तो आपको लगेगा बड़ी बढ़िया सरकार चल रही है। जिस तरह के होर्डिंग मैं एक बाई इलेक्शन में आम आदमी पार्टी के देख रही हूं, क्या पैसा बहा रहे हैं ये लोग? कहां से आ रहा है इतना पैसा इस पार्टी के पास? ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਆਮ ਆਦमी पार्टी। बीजेपी का जो फंडिंग है वो इलेक्टोरल बॉन्ड ने उसकी कलई खोलकर रख दी है। बीजेपी की फंडिंग चंदा दो धंधा लो, जहां पर रेड पड़ रही है उससे पैसे ले लो, रेड बंद कर दो। बीजेपी ने तो पैसे उस कंपनी से लिए जो गाय का भी व्यापार करते हैं। आम आदमी पार्टी बातें तो करती थी शुरू में जब हुई थी कि मैं इनको ठीक कर दूंगा, उनको ठीक कर दूंगा। हर आदमी से चंदा लेने को तैयार है। ऐसे लोगों से भी लिया जो डूबियस हैं, केसेस भी चल रहे हैं, चंदा की बात है। और आप ये देखिए कि चंदा लेके आप क्या करते हैं। हम भी पॉलिटिकल पार्टी है, हम भी लोगों से चंदा लेते हैं, लेकिन हम जो है एक्स पैसा खर्चा करते हैं। बीजेपी उसका 10x करती है, आम आदमी पार्टी उसका 20x पैसा खर्चा कर रही है। आप लुधियाना में ही किसी भी सड़क पर निकल जाइए, आम आदमी पार्टी की होर्डिंग वर्सेस कांग्रेस की होर्डिंग देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। सरकार का यह आंकड़ा है 91 करोड़ रुपए एड पे खर्चा होते थे। 791 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी की सरकार ने खर्चा किए पिछले 3 साल में। इतना पैसा सिर्फ अपनी छवि सुधारने के लिए। तो इन्होंने नरेंद्र मोदी से एक बात सीखी है और वो है इश्तिहार देना, वो है विज्ञापन देना, वो है अपना चेहरा चमकाना। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਹੁਮਤ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਇਹ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਕੜਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਬਣਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਖਿੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੱਖਰੀ ਹੈ, कांग्रेस यूनाइट नहीं है। ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। देखिए, कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है, कांग्रेस एक डेमोक्रेटिक पार्टी है
और राजनीति जो है वो महत्वाकांक्षा का दूसरा नाम है। एम्बिशन होता है वही राजनीति में दिखता है लोगों के। तो बहुत सारे लोगों के बीच में एम्बिशन है। हम एक आदमी के इशारे पर नहीं चलते हैं, हम हिटलरगिरी नहीं करते जैसे मोदी जी करते हैं या अरविंद केजरीवाल जी करते हैं। वो जिसको चाहे उसको तख्त पे बिठा देते हैं, जिसको चाहे उसको उतार देते हैं। हम उस तरह की पार्टी नहीं है, हम लोकतांत्रिक पार्टी है। हमारा जन्म स्वतंत्रता आंदोलन से हुआ था और हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी बातें, हम एक जिसको कहते हैं गुलदस्ता है, उसमें एक तरह के नहीं कई तरह के फूल हैं और उन फूलों में कई बारी लोग आपस में डिसएग्रीमेंट भी होता है, लेकिन लोकतंत्र में ये होना चाहिए, थोड़े बर्तन बजने चाहिए। लेकिन जब मौका पड़ता है, जब चुनाव आता है या जब कोई बड़े इशू पर स्टैंड लेना होता है, हम एक साथ होते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता तो लोकसभा में जिस तरह से हमारी सीटें आई वो नहीं आती यहाँ पर। ਕਾਂਗਰਸ ਕਲੇਸ਼ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾर्टी नहीं, मुझे नहीं लगता। मैं कलेश शब्द ही नहीं प्रयोग कर रही हूं, मैं शब्द लोकतंत्र प्रयोग कर रही हूं। मुझे लगता है कि लोकतांत्रिक पार्टियों में इस तरह की बातें होती हैं। इस तरह की बातें उन पार्टीज में नहीं हो सकती जहां पर एक आदमी का तुगलकी फरमान चलता है। नरेंद्र मोदी वो बीजेपी में है, अरविंद केजरीवाल वो आम आदमी पार्टी में है, जहां पर तुगलकी फरमान होता है। मुझे इस व्यक्ति का चेहरा नहीं पसंद है, ये कल से दफ्तर नहीं आएगा, इस तरह की पार्टी है बीजेपी। मुझे इस व्यक्ति का रंग नहीं पसंद है, ये कल से नहीं आएगा, ये अरविंद केजरीवाल जी का है। मैंने देखा है उनको ऐसे करते हुए, मैंने देखा है वो किस तरह के लोगों को प्रमोट करते हैं, किस तरह लोगों को पीछे खींचते हैं। कांग्रेस वैसी पार्टी नहीं है। कांग्रेस एक जिसको कहते हैं मेल्टिंग पॉट ऑफ आइडियोलॉजीज है और इसमें थोड़ा बहुत डिसएग्रीमेंट अच्छा है। और मुझे ऐसा लगता है कि लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में थोड़ी बहुत चर्चा, थोड़ा बहुत डिसएग्रीमेंट, थोड़ा बहुत डिसोनेंस होना जरूरी है। हम एक थान के कपड़े कटे हुए नहीं है और यही हमारी खूबसूरती है। ਇੱਕ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਹਜੇ ਵੀ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਨਾਂ ਪੱਤਾ नहीं हिलता कांग्रेस। अब ये परसेप्शन अगर किसी का है तो मैं किसी के दिमाग में नहीं बैठ सकती हूँ। मुझे लगता है ये बेहुदा परसेप्शन है। मुझे ऐसा लगता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो 84 साल के हैं, उनका 50-55 साल का तो राजनीतिक निर्वाचन होने का, चुने होने का एक्सपीरियंस है। वो कांग्रेस के चुने हुए अध्यक्ष हैं। कांग्रेस के 1100 से ज़्यादा डेलीगेट्स ने उनको IICC के और 9000 से ज़्यादा डेलीगेट्स ने उनको चुना है और वो चुनकर अध्यक्ष बने हैं। वो पूरी तरह से स्वतंत्र हैं कोई भी डिसीजन लेने के लिए। मैंने अपनी आंखों से देखा है जिस तरह का सम्मान उनको गांधी परिवार देता है, चाहे वो मैडम हो, चाहे वो राहुल जी हो, चाहे वो प्रियंका जी हो। जो आदर, जो सम्मान वो लोग खड़गे जी को देते हैं, जिस तरह से पिता तुल्य व्यवहार राहुल जी करते हैं, जिस तरह से मैडम उनके आगे खड़ी रहती हैं जब तक वो बैठ नहीं जाते। मैंने देखा है मैडम उनके आगे चलती नहीं है क्योंकि खड़गे जी थोड़ा धीमे चलती हैं। तो मुझे लगता है कि ये पारस्परिक जो प्रेम है, ये परस्पर जो सम्मान है, ये कांग्रेस वाले देखते और समझते हैं। खड़गे जी का असम्मान हो ही नहीं सकता है। खड़गे जी इस देश के एक बहुत बड़े दलित लीडर हैं। खड़गे जी हमारी पार्टी के अध्यक्ष हैं और खड़गे जी कोई बीजेपी की तरह स्टैंप पेपर पे नहीं बन गए थे, रबर स्टैंप नहीं है। खड़गे जी चुने हुए अध्यक्ष हैं, ये अंतर है। खड़गे जी अरविंद केजरीवाल जी की तरह नहीं खड़े कि मैं नेशनल कन्वीनर बन गया, अब कोई मुझे कुछ नहीं कर सकता। खड़गे जी चुने हुए अध्यक्ष हैं, उनके खिलाफ लोगों ने चुनाव भी लड़ा था। ये लोकतंत्र परंपरा है हमारी पार्टी की। ਪੰਜਾਬ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਏਜੰਡੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਵਪਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜੇਕਰ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਨਾਲ ਬੰਬੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਪਾਰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਤੇ कौन? अभी जो हालात चल रहे हैं, अभी जो पहलगाम में हुआ और उसके बाद जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ और उसके बाद पाकिस्तान ने जिस तरह से हमारे निर्दोष लोगों को शेलिंग करके पुंछ में मारा, मुझे लगता है कि ये वक्त उस तरह की बात करने का नहीं है। मुझे लगता है पाकिस्तान टेरर और ट्रेड एक साथ हम नहीं कर सकते हैं। मुझे लगता है कि पाकिस्तान के साथ हमारी बात तभी संभव हो सकती है जब वो आतंक को पनाह देना, आतंक को शरण देना छोड़े। आप अपने देश में मसूद अजहर से लेके हफीज सईद और दाऊद इब्राहिम और सबको रखिएगा, हिंदुस्तान के निर्दोष नागरिकों को मारिएगा, आपके यहाँ आतंक पनपता है, हम आपसे बात नहीं कर सकते। मुझे लगता है पाकिस्तान भी सबक सीख रहा है। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ 2027 ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਪੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ? नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि ये इलेक्शन हम जीतेंगे, बाई इलेक्शन हम जीतेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि जनता समझ चुकी है आम आदमी पार्टी की असलियत, जनता समझ चुकी है कि चुनाव के पीछे की साजिश क्या है, क्यों एक राज्यसभा सांसद को लड़ाया जा रहा है। जनता जानती है किसने काम किया है, जनता समझ रही है किसने काम नहीं किया। जनता ये भी समझ रही है कि किसने क्या वादे किए थे। महिलाएं तो 1.25 करोड़ महिलाएं, मैंने आपको बोला ना, वो अभी तक वेट कर रही हैं कि हमारे 1000 रुपये कम आएंगे। वो जब सड़क पे निकलती हैं तो एक से एक होर्डिंग देखती हैं सरकार की, लेकिन उनके 1000 रुपये देने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। सरकार अपना
चेहरा चिपकाने के लिए बहुत पैसा है। तो मुझे लगता है कि चाहे वो शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की हो, ड्रग्स की हो, कारोबार की हो, लोग समझ गए हैं और मुझे लगता है कि परिणाम अच्छे आएंगे हमारे लिए, हमारे फेवर में। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਾਹਰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਯੋਂਡ ਦਾ ਲਾਈਨ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया कुछ अलग चीज़ नहीं है। सोशल मीडिया पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है। जो पॉलिटिकल ऑन ग्राउंड हो रहा है उसकी बात ही सोशल मीडिया करता है। हम सोशल मीडिया को वैसे ट्रीट करते हैं। हमारे लिए सोशल मीडिया लोगों से डायरेक्ट जुड़ने का तरीका है। हमारे लिए सोशल मीडिया हमारी लीडरशिप की आवाज़ जनता तक पहुंचाना है। बाकी पार्टीज़ के लिए सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा है। बाकी पार्टीज़ के लिए सोशल मीडिया झूठ और फेक न्यूज़ फैलाना है, प्रोपेगेंडा फैलाना है। बहुत सारे ऐसे प्रोपेगेंडा आम आदमी पार्टी भी बहुत फैलाती है, बीजेपी तो खैर मास्टर है फेक न्यूज़ की। तो मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया का एक रोल है और वो रोल जनता तक बिना मीडिया के, बिना किसी के बीच में हुए जनता तक कनेक्शन है। जनता की आवाज़ डायरेक्टली सोशल मीडिया पर आपको सुनाई देती है। सोशल मीडिया को अगर आप प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए, फेक न्यूज़ फैलाने के लिए, फर्जी खबरें फैलाने के लिए यूज़ करते हैं तो वो अब लोगों को समझ में आ रहा है, क्योंकि आपकी एक फर्जी खबर के खिलाफ 10 और खबरें लग जाती है कि ये खबर फर्जी है। तो अब वो धीरे, पहले ये कर लिया इन्होंने, पर मुझे लगता है जब से कांग्रेस का सोशल मीडिया ज़्यादा स्ट्रांग हुआ है वो एक खेल बंद हो गया है। ਮਤਲਬ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੁੱਭੀ ਹੈ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ, ਐਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ? नहीं, मैं कई बार जब फेक न्यूज़ देखती हूँ बीजेपी की या आम आदमी पार्टी की भी देखती हूँ तो मुझे लगता है कि इनके अंदर क्या कोई कॉन्शियस नहीं है, इनके अंदर क्या कोई आत्मा नहीं है। ये इस तरह की गलत बात क्यों करते हैं? वो काफ़ी देश विरोधी बातें होती हैं, वो हमारे आज़ादी के आंदोलन के, क्रांति के खिलाफ होती हैं, वो हमारे आज़ादी के महानायकों के खिलाफ होती हैं, वो हमारे नेताओं के खिलाफ होती हैं। तो वो दिखाता है कि कौन किस तरह की राजनीति कर रहा है। मुझे लगता है इनके लिए राजनीति शायद यही छोटा गंदे स्तर की, छोटे कामों की है। मुझे लगता है हमारे लिए राजनीति देश सेवा है और ये अंतर है। कई बार आप जो चीज़ें देखते हैं फेक न्यूज़ की, उसको लोग ही उसको फैक्ट चेक कर देते हैं, हम नहीं करते हैं। कई बार हम कानूनी एक्शन भी लेते हैं अगर किसी ने बियॉन्ड लाइन क्रॉस कर ली। पर मुझे ऐसा लगता है कि लोग समझदार हैं, लोग असलियत जानते हैं। आप कितना भी फैलाते रहिए, लोगों को पता है देश के क्या हालात हैं इस समय। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਜਰਨਲਿਸਟ ਕਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਾਫੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਫੀਲ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਚਾਹੇ ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਪਰ ਸੱਚ ਤਾਂ ਬੋਲਦਾ? राहुल गांधी का इंटरव्यू करते हुए ये लगा कि ये व्यक्ति सच बोलता है, और वो सच कितना भी कड़वा हो, वो सच कितना भी असहज करने वाला हो, वो सच से उनका नुकसान भी हो सकता है, लेकिन वो हर बार सच बोलते हैं। पहले भी देखा था और अब कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद तो बिल्कुल लगता है कि ऐसा बनना चाहिए। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂधी ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ। तो मैं जो सच है वो बोलूंगी ना, बीजेपी क्या कहेगी उसकी वजह से मैं झूठ थोड़ी बोलूंगी। आप बीजेपी के लीडर्स को देख लीजिए और उनके फेक न्यूज़ की फैक्ट्री को देखिए, हर वक्त झूठ बोलते हैं, हर वक्त बेकार के दावे करते हैं। बीजेपी से कहिए जी बड़ी बेरोजगारी है, वो आपसे कहेंगे जी पकौड़े तल लो। आप कहोगे जी बड़े महंगाई है, वो कहेंगे मैं तो लहसुन प्याज नहीं खाती। आप कहोगे जी हमारे बच्चों की एजुकेशन के लिए, वो कहेंगे नाले से गैस बना लो। और इससे ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें केजरीवाल जी करते थे। हर महिला को वो 1000 रुपये देने वाले थे, एक महिला को भी नहीं मिला। वो तो शिक्षा का पूरा तंत्र बदलने वाले थे। दिल्ली में भी हार गए क्योंकि लोगों को समझ में आ गया कि वो फर्जी बातें करते थे। स्वास्थ्य की जो बातें थी वो भी वहाँ पर, मतलब दिल्ली में भी कुत्ते लौटते थे मोहल्ला क्लिनिक में, यहाँ पर उससे भी बुरा हाल है। असलियत यह है कि बड़ी बड़ी बातें करने में और सरकारें चलाने में, देश के लिए काम करने में अंतर है। मुझे लगता है दुनिया और देश ये समझता है। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਿਓ। ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਲਾਧੂ ਕਾ ABC ਪੰਜਾਬ ਲੁਧਿਆਣਾ।